नमस्कार साथियों, मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे संदर्भ में कुछ हम चर्चा करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, जब दिल्ली सल्तनत स्थापित होता है, मोहम्मद गोरी से की जीत होती, वो हारता है। उसके बाद में उसी के पहले ये मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं से शुरुआत हो जाती है। मध्यकालीन इतिहास भाग 2 मोटर। अगर इनमें देखा जाए तो इसका इतिहास 1200 से पूर्ण रूप से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। देखते आगे इनकी तरफ। तो सन 1200 से 1226 के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग, यानी साथियों ये उत्तर प्रदेश तरफ के उत्तर भारत के भूभाग विशाल शासन था। यहाँ पे शासकों का उत्तर भारत में जब तुर्क अफगान आने लगे और दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित करने लगे केंद्र पर, उसी समय से राजपूतों को हराकर अपनी सत्ता की स्थापना की गई। आक्रमणकारी तुर्क मोहम्मद गोरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग कर दिल्ली में अपनी राज्य स्थापित किए। इन सुल्तानों ने सन 1200 से 1526 तक लगभग 300 वर्षों से अधिक शासन किया है। सल्तनत की आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन 1526 में मुगल वंश संस्थापक बाबर ने पराजित कर मुगल वंश की नींव डाली थी। 300 वर्षों की कालावधि में 5 विभिन्न वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। यानी कि ये जो 300 साल जब अफगान तुर्क वगैरह इनने जब शासन किया, तो 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अगर देखी जाए तो अब 5 शासक ने 1200 ये गुलाम वंश के नाम से मशहूर थे। 1206 से लेकर 1290 तक खिलजी वंश, सन 1290 से 1320 खिलजी वंश, और तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो 20 से तो 12 तक 1412 तक सैयद वंश की अगर बात की जाए तो सैयद वंश का इतना कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। 1212 से तो 1251 नहीं, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। लोधी वंश 1451 से लेके 1526 में इनकी सत्ता यहीं से हट जाती है। इन सभी वंशों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस पाठ में हम आपको दिल्ली सल्तनत के गठन की प्रक्रिया से परिचित कराएंगे। चलते पहले इनके कुछ उद्देश्य देख लेते छोटे। इनने क्या किया, क्या करने के लिए इन्होंने मध्यकाल में और उत्तर भारत में आक्रमण करने का दौर जमा रखा था। इनका इस अरबों द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर किए गए आरंभिक आक्रमण का उल्लेख कर सकेंगे। महमूद गजनवी के हमलों की चर्चा करेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, क्यों किया था। महमूद गोरी के आक्रमण की प्रकृति की व्याख्या करेंगे कि भाई इनने क्यों की थी, कैसे की थी, इनके भी मतलब इनका उद्देश्य क्या था यहाँ करने का। उन तथ्यों की पहचान कर सकेंगे जो उत्तर भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा तुर्क शासन के मुख्य कारण बने थे। मामलुक सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत के विस्तार का विवरण दे सकेंगे। खिलजी वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। अपने शासन को संगठित करने में सुल्तान की चुनौती का वर्णन भी यहाँ पे कर सकेंगे। अब देखते हैं आगे सल्तनत के पतनों के कारणों को समझो। भारत पर अरब आक्रमण।
देखते हैं हम भारत पर अरब आक्रमण। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत और पश्चिम क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण सन 712 में भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में हुए आक्रमण का उद्देश्य अब राज्य का विस्तार था। जब अरब में इस्लाम का उदय हो रहा था, उस समय एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। इस्लाम के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा मक्का द्वारा आधिपत्य की गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात भी जारी रहा। यानी कि भारत में जब अरब ने आक्रमण किया था, उस समय 8वीं शताब्दी में 712 ईस्वी के समथिंग अगर उनकी बात देखी जाए तो यहाँ पे जब आक्रमण का उद्देश्य था मेन कि अरब के इस्लाम के उदय में नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म कैसे किया जाए, और इस्लाम के प्रचार प्रसार पैगंबर मोहम्मद साहब ने इनका जिम्मा संभाला था। बढ़ते आगे की तरफ, इस्लाम का उदय कैसे होता है, उदय और विस्तार। पहले इनका उदय देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी यानी 712 ईस्वी के समथिंग ईसा पूर्व के समथिंग एक नए धर्म का उदय हुआ। शीघ्र ही इसका पताका उत्तरी अफ्रीका से अरब प्राई तथा ईरान और भारत तक लहराने लगा। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित उन्होंने इस धर्म का उद्देश्य प्रचारित किया। 570 से 632 ईस्वी के समथिंग इस धर्म ने सिर्फ अरब के ही धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को ही नहीं, बल्कि विश्व के कई हिस्से को अपना प्रभाव स्थापित किया। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर डालता है। हालांकि जो इस्लाम का जो इन्होंने उदय किया था पैगंबर मोहम्मद साहब ने, वो एक ही ईश्वर की उपासना के बारे में ज़्यादा बताता, और यही इनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है, कुरान। अगर एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाए तो यही उत्तर उठता है कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान को कहा जाता है। मुसलमानों का विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने कुरान का इल्हाम मोहम्मद साहब को दिया है। कुरान को इस्लाम जगत में सर्वोच्च दर्जा हासिल है। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है। रमज़ान के माह में रोजे रखने, दान करने तथा मुमकिन हो तो मक्का की तीर्थ यात्रा करने को कहा गया है। क्योंकि साथियों, ये जो इनका उदय हुआ था उस टाइम पे इन्होंने ये उनकी कुरान में इस बात का जिक्र किया गया था पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा कि आप मक्का की तीर्थ यात्रा वहाँ पे कर सकते हो। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी के समथिंग ईस्वी में मुस्लिमों के राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्ववान प्रदान करने जिम्मेदारी खलीफा प्रमुख उपाधि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को दी गई। जो उनका उत्तराधिकारी था उनको दी गई थी। 632 ईस्वी से लेकर 661 तक 4 पवित्र खलीफा हुए जो मोहम्मद साहब के नज़दीकी थे। उमैयद खलीफा 661 से 750 पवित्र खलीफा के उत्तराधिकारी के रूप में आए। उमैयद वंश ने खलीफाओं को स्थिरता संपन्नता प्रदान की। उमैयद वंश में बाद में अब्बासिदी खलीफा थे। सन 750 से 1258 अब्बासिदी के बाद खलीफा की राजनीतिक शक्ति का ह्रास होने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र मुस्लिम शासकों का उदय हुआ। अरब के विस्तार की कहानी उल्लेखनीय है जिसमें वे पूर्णतः निपुण थे।
सन 600 अगर बात की जाए तो 633 से 637 के मध्य अरबों ने पश्चिम एशिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्को पर्शिया पर विजय हासिल कर ली थी। अरबों ने जब अरबों का उदय हुआ था तो 633 से लेकर 633 से लेकर 637 तक पश्चिमी एशिया और जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्को पर्शिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में भी अपना झंडा लहराया था। सन 637 से 646 के दौरान मिस्र भी अरबों के अधीन हो चुका था। सन 712 तक स्पेन में प्रवेश के उपरांत जल्द ही उन्होंने फ्रांस की ओर कूच किया। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अरबों ने स्पेन से लेकर भूमध्य सागर, हिंद सागर व्यापार संयुक्त करते हुए मुख्य भूमिका हासिल की। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उमैयद वंश अपनी सत्ता सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा। उन्होंने सबसे विशाल मुस्लिम राज्य का निर्माण किया। अरब भारत की समद्वीप द्वारा ही आकर्षित हुए। अरब व्यापारी तथा नाविक की संपन्नता की कहानी साथ लेकर जाते थे। हालांकि सिंध पर आक्रमण करना 2 लाख लुटेरों द्वारा अरब मालवाहक पोतों में हुई लूट का बदला लेना, किंतु राजा दाहिर लुटेरों को दंडित करने से इनकार कर दिया। ईरान के शासक इज्जाद ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना भेजी। 712 में सिंध पहुंचा। उसके बाद में उसने समुद्र तट पर राज कर रहे देवोल को पराजित किया। यानी कि 712 में सिंध पहुंच के वहाँ पे जो राज कर रहा था देवोल, उसको पराजित कर सिंध नदी को पार करने के बाद वहाँ आगे बढ़ा और रावार में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। अरबों ने बड़ी संख्या में जान बचाकर भाग रहे। जब कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया, जो जिसको भेजा था, तो वो पराजित हो गया। पराजित होकर फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सैनिकों का कत्लेआम किया गया। दाहिर को भी पकड़ा गया और मारा गया। जिसको भेजा गया था वहाँ पे उसको भी पकड़ा गया और उनको भी मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ा और जल्द ही उसने सिंध के महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय हासिल की। कासिम की अभियानी के चलते सिंध की आर्थिक दशा चरमराई गई। बड़ी संख्या में लोग तथा व्यापारी सिंध से भाग निकले। उसने पंजाब के निचले हिस्से तक सिंध के महत्वपूर्ण भागों को जीत लिया। उसका शासनकाल 2 वर्ष तक ही चला। हालांकि बहुत से यहीं अरब बस गए और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ रिश्ते स्थापित किए। अरब का प्रभाव सिंध में काफ़ी समय तक चला, क्योंकि सिंध के कई हिस्सों में मुस्लिम शासक देखने को मिलता है। अब देखते साथियों महमूद गजनी। अब महमूद गजनी के बारे में देखा जाए तो महमूद गजनी इतिहास इस बात का भी गवाह है और जिक्र भी करता है कि 1000 ईसा से लेके 1026 के दौरान कुल मिलाकर 17 बार भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। महमूद गजनी सुबुक्तिन का पुत्री था। गजनी वंश का संस्थापक तथा तुर्की गुलाम सेनापति था। जो महमूद गजनी था नहीं, वो सुबुक्तिन, ये पूछ सकता है आपकी एग्ज़ाम में कि महमूद गजनवी किसका पुत्र था। सुबुक्तगिन का पुत्र
गजनी वंश का संस्थापक तथा तुर्की गुलाम जो तुर्की को जो गुलाम तो नहीं ओको सेनापति तो महमूद गजनवी ने पहला युद्ध 1001 ईस्वी में अगर पहला युद्ध की हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा। 1004 से 1006 के दौरान गजनी ने मुल्तान के शासक पर दावा बोला। जल्द ही पंजाब में गजनी के अधीन हो गए। 1014 से 1019 के मध्य में गजनी ने नगरकोट थानेसर मथुरा कन्नौज के मंदिर को लूटकर अपने खजाने और समृद्ध बनाया। सन 1008 में नगरकोट मंदिर पर किया गया आक्रमण उसकी सबसे महान विजय के रूप में जाना जाता है। 1025 में गजनी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर, क्योंकि साथियों ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा जाता है यहाँ से, महमूद गजनवी ने किस सन में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो 1025 या फिर ये सब मतलब एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना सकता है और इतिहास में ये बनने के चांसेस रहते हैं। कर अपने सबसे महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की। इसी भीषण संघर्ष के पश्चात महमूद गजनवी ने शहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। इसमें बचाव पक्ष में 50,000 से अधिक सैनिक हालात हुए, क्योंकि जब इन्होंने 1025 में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को लूटा था उस समय इनके 50,000 सैनिक के समथिंग हालात हताहत हो गए थे। महमूद ने 15 दिनों के बाद तब शहर छोड़ उसे गुजरात के शासक भीम प्रथम द्वारा अपने विरुद्ध की जा रही युद्ध की तैयारी की जानकारी मिली। भारत पर किए गए उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया की राजनीति में अपनी महत्ता स्थापित करना था, क्योंकि जो एशिया की जो मध्य राजनीति की जो महत्ता में उसकी महत्ता स्थापित करने का उसका लक्ष्य था। भारत में किए गए हमले सिर्फ भारत की दौलत को हथियार के लिए किए गए थे। इस संपदा से मध्य एशिया के शासक विशाल साम्राज्य को संगठित करने में मदद मिलनी थी। उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया था। मतलब उसका लक्ष्य नहीं था कि मैं भारत में शासन करूं। गजनी वंश के कुछ प्रमुख शासकों का नियंत्रण पंजाब तथा सिंध के कुछ हिस्सों में था। 1135 तक चलता रहा, क्योंकि अगर देखा जाए इतिहास के अनुसार तो उसका लक्ष्य ये नहीं था कि मैं भारत के ऊपर शासन करूं, पर बल्कि उनका लक्ष्य ये था कि मैं भारत से संपत्ति इकट्ठी कर मेरे खजाने में ज़्यादा बढ़ा लूँ। उनका प्रयास ये था। साम्राज्य को विस्थापित करने की उनकी 1% नीति नहीं थी और उनका कुछ हिस्सा चलता रहा वैसे 1135 के समथिंग। अब देखते हैं महमूद गोरी। शहाबुद्दीन महमूद गोरी सन 1173। तो साथियों ये महमूद गोरी 1173 के समथिंग यहाँ पर शासन के लिए आया था। महमूद गोरी उर्फ गोरी उर्फ गोरी 1173 से 1206 तक महमूद गोरी गजनी की गद्दी पर बैठा, क्योंकि साथियों 1173 के पहले महमूद गजनी का शासन हुआ करता था, मतलब उनके वंशज का, और फिर उनको इनने हराकर महमूद गोरी ने
वो इनकी सत्ता पर बैठे। सत्ता पर बैठने के बाद में ख्वारिज़ा साम्राज्य की बढ़ती शक्ति और बल का सामना करने में गौरी वंशी सक्षम नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। वैसे 20-25 साल के समथिंग इन्होंने शासन किया। अतः उन्होंने भाप लिया कि मध्य एशिया से उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इससे महमूद गौरी को अपनी विस्तारवादी नीति महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत की ओर मोड़ दिया जाए। अब महमूद गौरी ने लूटपाट करने के स्थान पर स्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था, क्योंकि वैसे महमूद गजनी की ये नीति नहीं थी कि मतलब मैं यहाँ पे स्थायी शासन करूँ। उनकी नीति ये थी कि मैं भारत से कितनी ना कितनी संपत्ति चुरा के ले जाऊँ। और इनका जो उद्देश्य था कि मैं यहाँ पर एक जगह में बैठकर मैं शासन करने का पक्ष में था। इसके इस अभियान सुनियोजित थे। उसने हर जीते हुए क्षेत्र में एक सेनापति की नियुक्ति की, जो कि अनुपस्थित में शासन का संचालन कर सके। उसके आक्रमणों के परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना की गई। अब साथियों देखते हैं इन्होंने किस स्थान पर कितना क्या किया, क्योंकि इन्होंने पंजाब सिंध पर भी विजय के बारे में इनका जिक्र मिलता है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। महमूद गौरी ने पहला 1175 में छेड़ा। महमूद गौरी ने उसने सुल्तान की रुक और उसे उसके शासक से मुक्त कराया। इस अभियान के तहत उसने भाटी राजपूतों से कच्छ को जीता, यानी ये कच्छ गुजरात में है। 1178 में उसने पुनः गुजरात पर विजय हासिल करने के लिए आक्रमण किया, किंतु गुजरात के चालुक्य शासक भीमदिति ने उसे अहिलवाल के युद्ध में पराजित कर दिया था। हालांकि यह हार भी उसे निराश न कर सकी। उसने समझा था कि पंजाब में मजबूत आधार बनाए बिना वह भारत के अन्य हिस्सों को जीत नहीं सकता, क्योंकि उनने ये सोची थी महमूद गौरी ने कि अपन तब तक भारत में अपना मजबूत हिस्सा नहीं बन सकता, उसके बाद में हम इन छोटे छोटे साम्राज्य को नहीं जीत सकते। और हालांकि उनका पूर्ण रूप से विस्तार साम्राज्य नहीं हो सका था, इस कारण वह अपने अभियान को चलाने में अक्षम रह चुके थे। देखते आगे क्या बोलते हैं। उसने गजनी शासकों के खिलाफ पंजाब में अभियान आरंभ किया। जो भी गजनी शासक बैठे थे उनके खिलाफ परिणाम स्वरूप सन 1179 से 80 में पेशावर और 1186 में लाहौर उसके कब्जे में आ गया, जो कि ये लाहौर इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर वगैरह ये 1180 और 86 के समथिंग उसके कब्जे में था। सिलाईकोट का किला दोबल अगला शिकार बने। इस प्रकार 1190 तक मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने अधीन करने के उपरांत महमूद गौरी ने गंगा दोआब में प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर दिया था। देखते तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में कैसे किनके बीच में क्यों लड़ा जाता है, इनमें कौन जीतता है, किसकी विजय होती है। क्योंकि साथियों मेरा जैसे आपको मध्य भारत का इतिहास के बारे में मेरे भी बहुत दोस्तों लोग बोल रहे थे कि सर आप इनका ये वीडियो बनाएं, और क्योंकि हमें भी देखने की ज़रूरत है तो इनकी देख के सर इनके वीडियो में तो बना देते हैं। अब तराइन का प्रथम युद्ध चलता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के समथिंग होता है। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। पंजाब पर गौरी का आधिपत्य और गंगा दोआब में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक और पृथ्वीराज चौहान के सामने ले आया, क्योंकि ये बोलता है कि
पंजाब पर गौरी का आधिपत्य, यानी पंजाब पर गौरी का आधिपत्य, गंगा दोआब अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के सामने ले आया। पृथ्वीराज चौहान ने कई छोटे राजपूत शासकों को जीतकर दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित किया था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, उस दिल्ली पर भी उन्होंने शासन स्थापित कर रखा था। तो उन्होंने देखा कि यार भाई इन्होंने इनके ऊपर भी शासन स्थापित कर रखा था, छोटे छोटे राजपूतों को भी हरा रखा था, तो उन जो हरा रखा था उन राजपूतों की भी उनने सहायता ली। उसकी योजना पंजाब तथा गंगा घाटी तक विस्तार थी। बठिंडा के दावे, यानी कि साथियों ये बठिंडा जहाँ पे अभी अभी ये अपन को खबर मिली थी कि मोदी जी के साथ चुक हुआ, उसी एयरपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। मतलब वो ये तो नया नाम है इनका, नया पुराना कुछ ज़्यादा इतना मालूम नहीं है, पर बठिंडा के दावे को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ। तराइन के मैदान में हुए प्रथम युद्ध 1191 में गौरी की सेना पराजित हो चुकी थी। अब यहाँ पे महमूद गौरी की सेना पराजित हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की सेना यहाँ पे वह मरते मरते बचा, मतलब महमूद गौरी की जान अंत थी उस समय भी वह बच चुका था। पृथ्वीराज चौहान बठिंडा को जीत लिया, पर उसकी मोर्चाबंदी करने का प्रयास उसने नहीं किया। इसने गौरी को भारत पर दोबारा आक्रमण के लिए अपनी शक्ति संगठन करने का एक और मौका दे दिया गया। क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने बठिंडा को तो जीत लिया, पर मोर्चाबंदी करने के प्रयास में वह सक्षम नहीं हो सका, यानी वो समय पे प्रयास उसने नहीं किया। इसलिए उनको फिर दोबारा मौका मिला कि मैं फिर वापस शक्ति का संगठन करके महमूद गौरी फिर आता है मैदान में और फिर इनको सेकंड युद्ध में हार दिलाता है। देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध होने के बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। महमूद गौरी ने इस आक्रमण के लिए बड़ी चतुराई से तैयारियां की। तुर्की तथा राजपूत सेना एक बार फिर, जब पहले युद्ध में तराइन का 1991 का युद्ध होता है, उस युद्ध में महमूद गौरी हार जाता है और इसी के विपक्ष में पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है। पर उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट को जीत लिया, पर उन्होंने सही नीति न बनाने के कारण एक और मौका फिर मिला महमूद गौरी को युद्ध लड़ने का। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ कहा जाता है। निर्णायक मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से काल बदलने की शुरुआत आती है और यहाँ से पूरे वंश को बदलने की शुरुआत आती है। इसलिए इस युद्ध को इतिहास के अंदर निर्णायक मोड़ कहा जाता है। महमूद गौरी ने इस आक्रमण के लिए बड़ी चतुराई से तैयारियां की, क्योंकि एक बार वो युद्ध में परास्त हो चुका था तुर्की तथा राजपूत सेना एक बार फिर। क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग पहले युद्ध में हार जाते हैं, वो बोलते हैं कि युद्ध में हारा हुआ इंसान फिर वापस जीत सकता है। जो युद्ध में हार जाता वो इंसान फिर वापस जीत सकता है अगर अपनी तैयारी पर, क्योंकि इन पे ध्यान देता है। जो हार जाता है ये रास्ता बताता है कि अपन को किस रास्ते पर चलना है, और जो ये जीत जाता है ये खुश हो जाता है। पर इनको समझदारी आ जाती, उस समझदारी ने इनको तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने का फिर एक और मौका दिया। देखते हैं क्या होता है दूसरे युद्ध में, क्या नहीं होता है। तराइन के मैदान में आमने सामने आई भारतीय सेना हालांकि संख्या में अधिक थी, पर तुर्क सेना अधिक सुनियोजित और तेज दौड़ने वाली अश्वरोहित टुकड़ी के साथ थी। भारी भरकम भारतीय सेना किसी न किसी प्रकार से सुनियोजित, कुशल तथा तेज तुर्की अश्व सेना के मुकाबले की नहीं थी। क्योंकि साथियों वो सेना का संगठन महमूद गौरी बहुत अच्छी तेज और
योग्यता वाले सैनिकों को लेकर आए थे। तुर्कों ने अपनी अश्वरोही यानी घोड़े सेना को 2 उत्तम तकनीकों का प्रयोग किया। पहला, उन्होंने घोड़ों के पैर में नाल लगवाई पहनाई, जिससे न सिर्फ घोड़ा की उम्र लंबी हुई बल्कि उनके खुरों की भी रक्षा हुई। दूसरे, रकाब का प्रयोग, जिसमें घुड़सवारों की सेना पर पकड़ बन गई। युद्ध में वह दोगुनी मारक क्षमता का उपयोग कर सके। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए और पृथ्वीराज चौहान ने भी भागने का प्रयत्न किया, किंतु सरस्वती नदी के निकट उनको पकड़ लिया गया। अब साथियों, उनको सरस्वती नदी के निकट उनको पकड़ लिया गया। तुर्की सेना ने हांसी, सरस्वती तथा सामना के किलों पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद वे दिल्ली तथा अजमेर की ओर बढ़ चले गए। तराइन के युद्ध के पश्चात महमूद गोरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंप कर, अब साथियों यहाँ से देखा जाए तो फिर महमूद गोरी ने वो सत्ता किनको दे दी? अपने जो सेनापति माने जाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको, उन सेनापति को ये सत्ता दे दी 1194 में। ये सत्ता तो उनने कब दे दी थी? 1192 के समथिंग ही उनको सत्ता दे दी, जब उनने विजय प्राप्त की थी। महमूद गोरी 1994 में वापस भारत लौटा। उसने 50,000 घुड़सवार के साथ यमुना पार कर कन्नौज की ओर रुख किया। उसने कन्नौज के निकट चंदरवार में जयचंद्र को पराजित किया। फिर वो वापस जब भारत लौटा ने घुड़सवार के साथ यमुना पर कन्नौज की ओर रुख किया। उसने कन्नौज के निकट चंदावार जयचंद इनको वहाँ पे पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में फिर वो आगे बढ़ा। इस प्रकार तराइन चंदावार के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव उन्होंने रख चुकी। अब बोला जाएगा तुर्की शासन की भारत में नींव किसने रखी थी? तो महमूद गोरी ने रखी थी, उनके शासनकाल। देखा जाए अगले की तरफ तो महमूद गोरी के आक्रमण के भारतीय राजनीति पर प्रभाव महमूद गजनवी के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालीन थे। जहां महमूद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मात्र था, वहीं महमूद गोरी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, क्योंकि महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में लूटपाट का था मात्र। ये यहाँ स्पष्ट इतिहास गवाह ना कि मैं। और महमूद गोरी का उनका मन ये था कि भारत में राजनीतिक नियंत्रण अपना स्थापित हो। सन 1206 में हुई उनकी मृत्यु के बाद भारत में तुर्क शासन अप्रभावित हो गया। यानी कि 1206 में जब उनकी मृत्यु हुई उस समय शासन अप्रभावित हो गया था। और 1194 के समथिंग उन्होंने उसके सेनापति को उनकी शासन की कमान सौंप रखी थी। और इस समय इधर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसने अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। देखते हैं अब इनके कुछ प्रश्न। सुल्तान महमूद गोरी का शासक था, कहाँ का था इनका शासक? सुल्तान महमूद गोरी का शासक था, इनका शासक साथियों पंजाब। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में लड़ा गया। महमूद गोरी ने भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, उनका सेनापति को। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? अब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 को लड़ा गया था।
महमूद गजनवी और महमूद गोरी का आक्रमण में सबसे बड़ा अंतर आप क्या समझ सकते हो? तो साथियों इसका उत्तर, क्योंकि महमूद गजनवी का उद्देश्य ये था कि मैं भारत से जितनी संपत्ति हो सके इतनी मेरे साम्राज्य में बढ़ा सकूं, और महमूद गोरी का मत ये था कि मैं भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लूं। हालांकि ये संभव न हो सका, कुछ स्थानों पर हद तक हो भी सका, लेकिन ये दोनों अंतर इनमें निकल कर आते हैं। साथियों मामूल सुल्तान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो सेनापति था उनके बारे में। कहाँ से इनकी मध्यकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के साथ भारत में मामलुक सुल्तान गुलाम वंश के युग का प्रारंभ हुआ। मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वामित्व। क्योंकि जो मामलुक सुल्तान के बारे में बताता, तो इनका अर्थ ये यहाँ स्पष्ट कर रखा स्वामित्व। तो मामलुक का मतलब होता है स्वामित्व। मैंने भारत पर किसका स्वामित्व था, इनके बारे में जिक्र करता है कि ये भारत पर किसका स्वामित्व है। ये सैन्य अभियानों के लिए उपयोगी किए जाने वाले तुर्की गुलामों को निम्न गुलाम से जो घरेलू कार्य अथवा कारीगरों से अंतर व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मामलुक सुल्तानों का शासन 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। ये मामलुक यानी स्वामित्व वाला का। देखते कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जिस समय से महमूद गोरी की मृत्यु होती है, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी शासन और सत्ता को स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1206 में महमूद गोरी की मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया। जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला जाने के बाद में फिर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का प्रथम प्रसिद्ध मुस्लिम शासक था। यहाँ से साथियों एक कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं और यहाँ से खड़ा भी होते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजपूतों अन्य भारतीय सरदारों की ओर विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। राजपूतों और अन्य सरदारों से विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। गजनी का शासक तजुद्दीन यल्दो दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। मुल्तान सिंध का शासक नसीरुद्दीन कब्बाज स्वतंत्रता पाने के लिए व्याकुल था। कुतुबुद्दीन ऐबक समझौते और शक्ति प्रदर्शन द्वारा इन शत्रुओं पर विजय पाने में सफल रहा। उसने यल्दोज को पराजित कर गजनी को जीता। मतलब जो वो यल्दोज ये समझता था कि मैं दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित ये मेरा ही है। जयचंद के उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने बदायूं तथा कन्नौज से तुर्कों को बाहर खदेड़ दिया। ऐबक ने ये दोनों क्षेत्र पुनः जीत लिया। क्योंकि महमूद गोरी ने वहाँ पे आक्रमण किया था, उसके बाद में उन्हें बाहर खदेड़ दिया था। उसके बाद में फिर वापस इन्होंने इन क्षेत्रों को जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक वीर वफादार तथा नम्र था। इनकी विनम्रता के चलते ही उसे लाख बख्श की उपाधि मिली थी। अगर ये पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी इतिहास में, तो इसका आंसर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि इनको इसीलिए लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो भी समझौता किया वो शांतिपूर्वक नीति के चलते हुए किया और बहुत सोच समझ के साथ में इन्होंने समझौता किया। कई विद्वान ऐबक को भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक भी मानते, क्योंकि मुस्लिम शासन की नींव इन्हीं ने रखी थी। तो इसलिए इनको मुस्लिम शासक का ये जनक भी माना जाता है। इल्तुतमिश
अब देखते इल्तुतमिश सन 1210 में चौरान पोलो खेलते समय घोड़े, यानी कि ये 1210 में आती है इल्तुतमिश। तो 1210 से तो 1236 के बीच में इनका शासनकाल चलता है इल्तुतमिश का। तो ये पोलो जब घोड़ों से खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी हुई थी ये मृत्यु 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती। फिर उनकी मृत्यु होने के तत्पश्चात अमीरों ने उसके पुत्र आरामशाह को गद्दी पर बैठा दिया। वो के जो पुत्र था आरामशाह, उनको गद्दी पर बैठा दिया, किंतु आरामशाह अयोग्य व्यक्ति था और तुर्की अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह आरंभ कर दिया। दिल्ली के तुर्की सरदारों ने बदायूं के शासक ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रण किया, क्योंकि इल्तुतमिश इनको दिल्ली आमंत्रण किया। आरामशाह ने बड़ी सेना के साथ लाहौर से दिल्ली आकर दिल्ली को आमंत्रित किया। आरामशाह ने बड़ी सेना के साथ लाहौर से दिल्ली आकर उसका सामना किया, किंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित किया। शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत ने संगठित करने का श्रेय उसे जाता है। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो वह चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ था। जब चारों ओर से समस्या से यल्दोज, ख्वाजा अली, मर्दान जैसे अन्य तुर्क सेनापति फिर से सिर उठा रहे थे। जलाल रणथंभौर के शासक ग्वालियर कालिंजर शासक के साथ मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। इनके अतिरिक्त सुल्तान की उत्तरी पश्चिम सीमा पर चंगेज खां की बढ़ती शक्ति का भी भय था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम स्वयं को संगठित करना प्रारंभ किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपन पहले अब खुद के अपने पक्ष को संगठित किया जाए। उसने तराइन के मैदान में यल्दोज को 1215 में पराजित किया। 1217 में उसने ख्वाजा के पांव पंजाब में उखाड़े। 1220 में उसने चंगेज खां को ख्वारिज साम्राज्य का विनाश किया। तो इल्तुतमिश को मंगोलों से प्रत्यक्ष संघर्ष को टालने की आवश्यकता महसूस हुई। जब ख्वारिज के शाह पुत्र का जलालुद्दीन मंगबरी मंगलों से बचाता हुआ शरण पाने इल्तुतमिश के दरबार में आया तो इल्तुतमिश ने उसे इनकार कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों द्वारा होते विनाश से बचाया। क्योंकि किसने बचाया? इल्तुतमिश ने। (1225) के उपरांत इल्तुतमिश ने अपनी सेना को पूर्व प्रदेश विरोध को दबाने के लिए 1226 से 1227 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, जिसमें खान इवाज खान को पराजित कर बंगाल बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। राजपूत शासकों के विरुद्ध भी सम्मान अभियान चलाया। यानी कि साथियों, सम्मान अभियान इन्होंने इसलिए चलाया क्योंकि उनको एक अपने तरफ खींचने के लिए, एक एकता पक्ष में लाने के लिए। अगर वैसे ही देखा जाए तो रणथंभौर 1231 तक इल्तुतमिश ने अपनी आकार मंदसौर, मंदौर, जलोद, बयाना, ग्वालियर पर भी किया था। इनमें कोई संदेह नहीं है कि इल्तुतमिश ने ऐबक के छूटे हुए कार्य को पूर्ण किया, क्योंकि साथियों बहुत इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश के ऐबक के जो छूटे हुए कार्य को इन्होंने पूर्ण किया, पर ये
सही नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने इनके राजनीतिक नियंत्रण क्षेत्र के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए किया। दिल्ली सल्तनत अब एक विस्तृत भूभाग फैल चुका था। इसके अतिरिक्त उसने अपने विश्वास पात्र अधिकारियों का एक समूह चलग्नी बनाया था। वह एक दूरदर्शन शास्त्री तथा उसने नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को संगठित कर नियोजित किया था। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चलहास्री की स्थापना की थी। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तुर्क ए चहलगी की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी तुर्क ए चलहास्री की स्थापना। इस समूह में वे अमीर हुआ करते थे। शासन के प्रबंध में सुल्तान सहायता किया करते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसके हाथों में काफ़ी शक्ति आ गई थी। जब वो मर जाने के पश्चात उनके हाथों में काफ़ी शक्ति आ गई थी। कई वर्षों तक वे एक के बाद एक दूसरे सुल्तानों का चयन करते थे। अतः बलबन ने इस समूह को नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक दिल्ली के असंतुष्ट अमीरों का सफाया किया। जो उनसे असंतुष्ट रहते उन अमीरों का सफाया किया। उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी, गौर, मध्य एशिया से अलग किया। इल्तुतमिश ने बगदाद और अब्बावर खलीफा से वैधता पाने के लिए पत्र सन 1229 में हासिल किया। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक स्थानों जैसे इक्त सेना सिक्का व्यवस्था को रूप देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उसने सल्तनत को 2 मूल सिक्के दिए, चांदी का टाका, तांबे का जितल। अपने अधीनस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने इल्तुतमिश ने व्यापक स्तर पर अपने तुर्क अधिकारियों को इक्ता दान दिया। इक्ता को पाने वाले को इक्तदार कहा जाता था। वे अपने अधीन क्षेत्रों में राजस्व वसूल किया करते थे। इसके द्वारा वे सत्ता की सेवा प्रदान करने के लिए एक सेना का रखरखाव किया करते थे, कानून और व्यवस्था का पालन करवाया करते थे तथा अपने खर्चों की भरपाई किया करते थे। इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक संभावनाओं को पहचाना और मुख्यतः उसी क्षेत्र में इक्ता बांटे गए। इससे इल्तुतमिश को उत्तर भारत सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक पर वित्तीय प्रशासन नियंत्रण के प्रति आश्वस्त किया गया और वे 12वें पाठ में प्रशासनिक अधिकारी विस्तारित थे। क्योंकि साथियों यहीं से फिर अपना अगला शासन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अपन एक लंबा वीडियो में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि वो बोलते हैं कि सर आप ज़्यादा बड़ा वीडियो मत बनाया करो, आप छोटा वीडियो बनाया करो, ताकि हमको भी उनमें पढ़ने में आसानी आए। और हम इनके कल अगले चैप्टर मध्यकाल के भाग 2 कल पढ़ाएंगे। ये भाग 1 है मध्यकाल के। ठीक है साथियों, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बने रहे अपने मेघवंश चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।